हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनकम टैक्स की सीरीज़ में आपके पास ये न्यू वीडियो आई है जिसमें क्या है कि अगर आपके फिक्स डिपॉजिट है तो डेफिनेटली जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बड़े अमाउंट्स ही होती है, 2 लाख 5 लाख। इसका हम एक बार में कर देते हैं, और अगर 1 लाख की भी ये कर देते हैं उसमें भी जो होती है डिपार्टमेंट की आपकी नज़र होती है। सबसे पहले देखिए कि डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है। सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर भी कुछ भी आपके माइंड में बच जाता है क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक इन्वेस्टमेंट है जो सिक्योर्ड ऑप्शन होता है। आपका गारंटीड है, रिटर्न्स तो आएगा। इवन आपको पहले ही पता भी होता है कि रिटर्न्स जो है कितना आएगा। और इसमें अगर बात की जाए तो सबसे फेमस जो एफडी होती है वो पोस्ट ऑफिस में होती है, जो केवीपी टाइम डिपॉजिट बहुत लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो आपका मनी प्रोटेक्टेड होता है। पोस्ट ऑफिस है, कहीं भाग तो जाएगा नहीं, गवर्नमेंट का है तो कहीं जाएगा नहीं, डूबने का भी ऐसा कुछ रिस्क नहीं है उसमें। ठीक है, अब तो खैर पोस्ट ऑफिस का खुद का आईपीबी बैंक भी आ चुका है, तो काफ़ी ग्रो भी कर रहा है पोस्ट ऑफिस। तो इसमें क्या होता है, सिंपल होता है, सेफ्टी होती है, अट्रैक्टिव चॉइस होती है, कोई रिस्क नहीं। रिस्क तो इसमें होता ही नहीं है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे कि एज पर इनकम टैक्स रूल अगर देखेंगे तो 1114E बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। मतलब बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको इनकम टैक्स रूल 1114E के अंडर में उनको एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है टाइम डिपॉजिट में, और उसको सबमिट करना होता है किसके पास, डिपार्टमेंट के पास। अगर अमाउंट 10 लाख रुपीज़ का है या इससे ज़्यादा कर दिया है एक इंडिविजुअल ने एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इस चीज़ को जो है मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे जो रूल 1114E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, 10 लाख रुपीज़ तक का जो है आपका रहता है। या तो आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर सपोज करिए तो आपने 5 किए पर आपको मिल 10 रहे हैं, तो उस पे भी जो डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी। आपने कई बार देखा होगा जो टाइम जो फिक्स डिपॉजिट होती है, अब तो ठीक है इसमें 9-10 साल लगते हैं, बट एक ऐसे एग्जांपल है, क्या हुआ था कि किसी पर्सन ने किया था फिक्स डिपॉजिट, तो उन्होंने कई बार क्या करते हैं लोग पलट देते हैं। पहले तो 3-4 साल की भी होती थी, 3-4 साल होती थी, आज के टाइम में 10 साल लग जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं लोग, निकालते नहीं, दोबारा पलट देते। सपोज आपने 2 की तो वो 4 हो गए, फिर पलट दिया 8 हो गए, फिर पलट दिया 8 का 16 हो गया, और फिर अगर जो आपने पलट दिया था वो 32 के आपको मिलेंगे। तो जब 32 के आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली उसका आपका 30% टीडीएस वहीं डिडक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होती है कि देखिए 10 लाख पर तो डिपार्टमेंट नज़र आती है, तो आप अपनी डिपॉजिट को इस तरह से करिए कि वो आपको ना 10 लाख से कम ही हो एक फाइनेंशियल जब वो मेच्योर हो रही हो, या फिर आप थोड़ा पहले उसको निकलवा लीजिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल भी इसमें है, अगर एक पर्सन 5 ईयर्स की एफडी कराता है तो उसको एग्जेम्पशन भी मिलता है। 1.5 लाख तक का तो आपका एग्जेम्पशन होता है। तो कई कई सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, टैक्स पेयर्स होते हैं, टैक्स को सेव करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टीडीएस ऑन फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है टीडीएस, आपका कितना 10% जो भी होता है वो डिडक्ट हो जाता है। देखिए बैंक तो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, ठीक है, बट पोस्ट ऑफिस कब करता है, जब आपका 20 लाख के ऊपर चला जाता है अमाउंट। बैंक का तो क्या है 40,000 के ऊपर पे वो डिडक्ट रिजेक्ट कर लेते हैं, अगर 40,000 से ऊपर का आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब देखिए जो टैक्सेबल इनकम होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 40,000 है, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। तो इसके ऊपर जितना भी जाएगा उस पर 10% का टीडीएस बैंक आपको डिडक्ट कर लेगा। अगर, और सीधी सी बात है, आप सीनियर सिटीजन है तो आपको बैंक को बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको 15G इंडिविजुअल्स के लिए जो 60 से नीचे है, और 15 है सीनियर सिटीजन के लिए आपको फाइल करना ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 20% के रेट से होगा। जो इसमें एग्जामेशन है वो हमने देख ही ली, इंडिविजुअल के लिए 40,000 है, 60 अबव के लिए 50,000 है। बट आपको क्या करना होता है, और अगर आपका जो 2.5 लाख से बिलो है अगर आपके इनकम, तो वो आपका कोई भी टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। अब आपको वेवर मतलब टीडीएस कैसे बचा सकते हैं, तो आप वही 15G और 15H फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका 20% डिडक्ट हो जाएगा। 10% तो रूल है, बट अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो 20% डिडक्ट होगा। तो क्यों ही डिडक्ट करवाने हैं, आप फाइल कर दिए। बैंक में जाकर आपको मार्च तक फाइल करना होता है, एवरी ईयर करना होता है। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ यही है कि अगर आपका टैक्स टीडीएस के आप में नहीं आते हैं उस स्लैब रेट में, तो आपका टीडीएस डिडक्ट बैंक नहीं करेगा।
अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, मिस्टर यश है, उन्होंने बैंक ए, बी और सी तीनों में अपनी एफडी कराई थी, ठीक है। उनको 50, 30 और 20 इंटरेस्ट मिला है। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि बैंक ए तो उनका एफडी पे टीडीएस 50,000 के इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट कर लेगा 10%, ठीक है। बट बैंक बी और सी डिडक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो 30 और 20 आ रहा है, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्लैब जो एग्जेम्पशन है वो तो 40,000 की है। अब इसी के अपोजिट में अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे, जो मिस्टर अनिल है, उन्होंने क्या कर दी, 10 लाख इन्वेस्टमेंट सिंगल बैंक में कर दी 6% के हिसाब से, तब उनका 60,000 आ रहा है। तो उनका क्या होगा, अब उनका डिडक्शन होगा कितना, 10% के डिडक्शन 60,000 रुपीज, 6,000 रुपीज जो है डिडक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 5 हो रहा, इन्होंने भी एक साथ क्यों दिए, तो इनका 8,000 होता, तो 3,000, सॉरी 5,000 ना, 9,000 का होता, तो 5,000 तो 4,000, कितने हैं ये, 10,000। यहाँ पे कितना इनका इंटरेस्ट आया, अगर ये एक बैंक में करते तो 1 लाख का इंटरेस्ट आता है इनका, तो वहाँ 10,000 कट जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करी, समझदारी करी, अलग अलग बैंक में किया। तो आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक डिटेल्स काटेगा वो ये नहीं देखेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट दूसरे बैंक में है या नहीं, अपने बैंक की देखेगा, ठीक है। उसके बाद है टीडीएस डिडक्शन एफडी और सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन को क्या 50,000 तक के एग्जेम्पशन मिला हुआ है, सेक्शन किसमें, 80BB में। अब टैक्सेशन की बात करें तो कितना होता है, इंटरेस्ट इनकम तो वैसे फुल्ली टैक्सेबल होती है, जो किस में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। कई बार बैंक भी जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेता है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, बट अगर बैंक नहीं करता है, सपोज दैट आपका 39,000 हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक डिपार्टमेंट को बताएगा नहीं, बैंक आईटी डिपार्टमेंट को हर चीज़ रिपोर्ट कर देता है। आपका 10 रुपीज़ का भी इंटरेस्ट आया हुआ है तो वो भी आपके एआईएस में दिखेगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जब भी मैं एआईएस लॉगिन करूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अब एक कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक मिस्टर ए है, उनकी 3 एफडी है 3 बैंक में, ठीक है, 2.5 लाख की है, जिससे उनको 22,500 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब उनका कोर बैंकिंग क्या होगी, इकट्ठे हो गए, इन्होंने कई इकट्ठे हो रखे। कोर बैंकिंग क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्विस होती है जो टीडीएस डिडक्ट करता है, तो और ब्रांचेस का कर लेता है। सीबीएस इनेबल बैंक एग्री डिटरमाइन द टोटल, तो सारी बैंक्स का वो इकट्ठे कर लेते हैं। तो कई बार आप बैंक ब्रांच में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको लिखा होगा दिस इज कोर बैंक ब्रांच, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ बेशक से इन्होंने 3 एफडी कराई थी, एक अलग अलग ब्रांच में करा ली, ब्रांच में करा ली, उससे क्या मैटर होता है, बैंक तो एक ही है ना, तो वो डिडक्ट होगा, पूरे पे हो जाएगा। टैक्स पेमेंट और इंटरेस्ट इनकम, तो वो आप पूरी तरह उसको ऐड करेंगे, कितना आपका बन रहा है, और आप उसको उस पर टैक्स पे करना होता है। अब जो होम मेकर्स है उनके लिए कंसिडरेशन दी गई है, किसकी, 15G और 15H में, कि अगर वो टैक्स थ्रेशोल्ड से बिलो है तो उनका जो है टीडीएस ना डिडक्ट किया जाए। अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम है कैश क्रेडिट रूल्स का, तो उस पर भी आपका इनकम टैक्स लगता है, बट हाँ उसमें बहुत भारी इनकम टैक्स लगता है, कई केसेस में 80% का टैक्स भी लग जाता है, तो उस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। और आपके पास जितना मनी है उसके लिए आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम कैश क्रेडिट देख लेते हैं, सेक्शन जो अनएक्सप्लेन्ड होती है। पहली बात है तो सब पे एप्लीकेबल होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, पर्सन पे होता है, एसएससी पे होता है, किसी और पे नहीं होता। टैक्सेशन के क्या, मैंने आपको बोला ना 80%, तो वही 83.25% का अकॉर्डिंग जाता है। कैसे, अगर आपके पास कोई भी अनएक्सप्लेन कैश है तो उस पर सीधा आपको 60% का टैक्स भरना पड़ेगा, आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। प्लस उस पर 25% आपका 25% सरचार्ज लगेगा और 6% की पेनल्टी लगेगी। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 83.25। अब आप कहेंगे ये तो 60, 70, 85, 60, 70 और 6%, तो इसका करीब अकाउंट, अगर आप इसको देख चेक करेंगे जब लास्ट में अमाउंट निकलेगा तो वो 83.25% हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका भी। अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसका भी जो बर्डन होता है वो एसएससी पर ही रहेगा और किसी पे नहीं जाएगा। तो अगर कोई इस भी तरह की इनकम है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना। कोई अनएक्सप्लेन मनी है, सेम चेक किसी भी आप ले लीजिए, आप इसमें मनी होती है बुलियन ज्वेलरी, कई बार ज्वेलरी विदाउट बिल होती है, या फिर आपकी उतनी इनकम है ही नहीं जितनी आपके पास ज्वेलरी है। सपोज आपकी एक साल में इनकम तो 10 लाख है, पर आपने 8 लाख की ज्वेलरी खरीद रखी है, कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, हाँ ठीक है, आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर आंसर दे देते हैं तो दैट इज़ ओके, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है, हमें एंसिस्टर, हमें अपने रिलेटिव से पीछे से ज्वेलरीज मिलती है, तो आपको उस चीज़ का भी, तो वो तो ज्वेलरी को खैर देख के ही पता लग जाएगा कि कहाँ से मिली है, ठीक है, आपको अपने पीछे बड़ों से मिली है। तो उस चीज़, कई बार जब शादियाँ होती है तो जो नई ब्राइड आती है तो उनको क्या होता है, कई सारी ज्वेलरीज मिलती है, तो वो उस टाइम की होती है, तो फिर भी आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। बट अब नहीं अगर एक्सप्लेन कर पाए, सपोज आपने ज्वेलरी, तो वो तो न्यू है,
ठीक है, अब आपने न्यू कैसे बनवाई। और एक चीज़ ये भी होती है, सपोज आपके पास, अब आप सोचेंगे जी हमारे पास तो पुरानी ज्वेलरी थी, हमने उसको चेंज करके न्यू बनवा लिया, बिल्कुल ठीक। बट जब भी आप अपनी पुरानी ज्वेलरी दे के न्यू बनवाते हैं तो आपको वहाँ पे भी एक बिल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने गोल्ड एक्सचेंज करा है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो हर चीज़ को आपको ध्यान से लेके चलना है, मैनेजमेंट आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट नॉट फुली डिस्क्लोज, अगर कोई ऐसा अमाउंट आ जाता है जो आप पूरी डिस्क्लोज नहीं करते, जैसे मोस्टली इसमें बुलियन या ज्वेलरीज ही आती हैं, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसमें क्या होता है, टैक्सेशन लगेगा, टैक्स लगेगा जितनी भी एक्विजिशन होगी उस पर। कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, जैसे आपने कुछ ऐसा खर्चा कर लिया है, सपोज आप विदेश घुमाए, ठीक है, या आपने कोई बड़ी गाड़ी रख रखी है, बड़ी महंगी वाली गाड़ी रख रखी है, आपके घर में फर्नीचर ही आपके इंटरनेशनल है, तो कैसे पॉसिबल है, तो आपका अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर हुआ, तो टीटी क्या जाएगा, इनकम टैक्स में जाएगा और ये टैक्स के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा इसमें। अमाउंट बोरो एंड रीपेड इन हुंडी, अगर आपने अमाउंट बोरो किया है और रीपेड किया है उसको हुंडी में, हुंडी एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक के थ्रू किया जाता है, तो ये भी हर चीज़ के लिए आंसरेबल आपको ही होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसका भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, तो टैक्स तो आपका लगेगा। अब की पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहले आप अपने एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखिए, आप हर चीज़ का अपना रिकॉर्ड रखिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, और कॉम्प्लिकेशंस को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। टाइमली एक्सप्लेनेशन, आपके पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यूएबल। कई बार क्या होता है कि आपके एक अकाउंट में पैसे हैं, आपने उसको दूसरे में डाले, तो बैंक सपोज आपके पास ए अकाउंट में 5 लाख है, आपने बी अकाउंट में उस 5 लाख को ट्रांसफर कर दिए और वहाँ से आपने सी अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए, तो आपका जो ए आई क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे बी में और सी में। ठीक है, बट इन रियलिटी क्या है, वो तो आपने ए के, आप ए बैंक में आपके पुराने से पैसे थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपनी ट्रांजेक्शन का। और अगर सवाल आपके मन में होते हैं कितने साल तक, तो देखिए 6 साल तक डिपार्टमेंट जो है नोटिस इशू कर सकता है, तो आप ध्यान रखिए उस चीज़ का। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होगी, देखिए ज़्यादातर जो 10 लाख से ऊपर की होती है ना, उसी पर डिपार्टमेंट नज़र रखता है, तो इस चीज़ को लेके। तो ये थी वीडियो, आई होप कि आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से डिपार्टमेंट नज़र रखता है और किस तरह से वो क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो देखिए अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आंसरेबल तो आपको ही होना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप अपना अकाउंट प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, टाइमली एक्सप्लेनेशन दीजिए और अपनी जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ना उसका आप ध्यान रखिए। प्लस आप अपना पैन कार्ड भी ज़रूर चेक करते रहिए कि आपके पैन कार्ड पर कहीं किसी और ने लोन वोन या कुछ ऐसा तो नहीं ले रखा है, तो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए, क्योंकि कई सारे फ्रॉड इसी वजह से ही होते हैं। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए और किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।